दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने अभी अभी अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाई है पंजाब इंचार्ज के रूप में, और अब पूरी तरह से अपना समय उत्तराखंड की राजनीति को देने के लिए तैयार हैं, जो कि चुनाव 2022 में होने वाला है, जिसके कारण कि अब पूरी तरह से हरीश रावत जी उत्तराखंड में ही कंसंट्रेट करने जा रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि हरीश रावत जी ने ये भी कह दिया अपने हाईकमांड को कि मुझे दिल्ली तभी बुलाया जाए जब आवश्यकता पड़े, अन्यथा मुझे पूरा समय यहीं देना है, इसलिए अब मैं पूरा समय यहीं देना चाहता हूं। हम बात करेंगे हरीश रावत जी से कि ये बातें सच हैं और यहाँ की राजनीति में कैसा माहौल बना हुआ है, आगे कांग्रेस कैसे बढ़ेगी। हरीश रावत जी, ये बताइए सर कि 2022 में जो चुनाव आ रहा है, और आपने अभी एक प्रकार से देखा जाए तो हर पंजाब जैसे इम्पोर्टेंट राज्य से एक तरीके से जवाबदारी से मुक्ति पाई है, और इसमें आगे किस लेवल का आगे बढ़ेंगे आप उत्तराखंड की राजनीति में चुनाव को देखते हुए? देखिए, मेरा दायित्व उत्तराखंड के प्रति भी बनता है, और इसीलिए मैं पंजाब के साथ भी न्याय न कर पाऊँ और उत्तराखंड के साथ भी न्याय न कर पाऊँ, तो उस स्थिति से बचने के लिए मैंने आग्रह किया, और मैं बड़ा आभारी हूँ कि मेरा आग्रह स्वीकार कर लिया गया, और बल्कि मुझसे कार्य समिति का सदस्य बने रहने के लिए कहा गया है। तो मैंने कहा, वेणुगोपाल जी हमारे संगठन महामंत्री हैं, कि भाई साहब कभी जब बहुत ज़रूरी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो तब कहिएगा, नहीं तो मैंने कहा 2-3 महीने मैं अब उत्तराखंड में ही लगाना चाहूँगा। सर, 2022 के चुनाव को देखते हुए वापसी करने, कांग्रेस के बारे में आप सब कह रहे हैं, सारे कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस वापसी करेगी इस बार पे। अगर कांग्रेस, उस दावे के पीछे क्या ठोस उसके कारण कहे जा सकते हैं? खाली एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, या उसके और भी उसके आगे है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने परिवर्तन का मानस बना लिया है। लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि भाजपा ने उनका मजाक बना दिया। डबल इंजन के बहकावे में आकर के लोगों ने बड़ी बड़ी अपेक्षाएं पाल ली, और अपेक्षा के अनुरूप निकला कुछ नहीं, उल्टा 3 मुख्यमंत्री थोप दिए। कोई सफल नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इनको लगातार मुख्यमंत्री बदलने पड़े, और अभी कोई संभावना नहीं है। जिस व्यक्ति के हाथ में बागडोर सौंपी है, उनके पास समय ही इतना नहीं है कि वो कुछ कर सकें। फिर उत्तराखंड को कोई अप्रेंटिस मुख्यमंत्री की ज़रूरत थोड़ी है। उत्तराखंड को जो समझ सके, और इस समय बड़ी क्रूशियल स्थिति है उत्तराखंड की। अर्थव्यवस्था बिल्कुल डमाडोल है, हमारा राजस्व विकास दर बहुत घट गई है, आगे चुनौतियां बहुत कठिन हैं। जीएसटी का रिफंड मिलना जब बंद हो जाएगा तब और स्थितियां, जो घाटा है जीएसटी को लेकर के, जो घाटा है राज्य का, वो मिलना बंद हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के बाद राज्य के बैलेंस शीट को मेंटेन करना किसी भी सरकार के लिए बहुत कठिन तर होता जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर भाजपा ने राज्य को ला करके खड़ा किया है। विकास के नाम पर शून्यता है, लेकिन बेरोजगारी चरम पर है। हर तीसरे घर में एक बेरोजगार बैठा हुआ है, 1 या 2 बेरोजगार बैठे हुए हैं। उधर महंगाई का असर पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक पड़ रहा है। वहाँ का व्यक्ति 10% और अधिक महंगाई की मार को झेल रहा है, और मैदानी क्षेत्रों में जो दिल्ली में लोगों की कमर टेढ़ी हो रही है महंगाई से, तो आप पहाड़ों में और दूसरी जगह अंदाज लगा सकते हैं। तो कोई कारण ऐसा नहीं है जो ये कहे कि भाजपा की वापसी होनी चाहिए। लोग उन्हें लॉक स्टॉक बैरल कांग्रेस की जगह पर जो है भाजपा को लाए। अब भाजपा को लॉक स्टॉक बैरल वो रिजेक्ट करने जा रहे हैं। लेकिन भाजपा का कहना है, भाजपा के कुछ नेता ये भी मान के चलते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि जब से पुष्कर सिंह धामी ने संभाला है मुख्यमंत्री पद का जिम्मेदारी, तब से उनको ये लगता है कि कहीं न कहीं से एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार के खिलाफ थी उसमें कुछ कमी आई है, थम सी गई है, ये मानते हैं। देखिए, भाजपा का ये फॉर्मूला रहा है सभी राज्यों में कि आप आखिरी टाइम पर मुख्यमंत्री बदल दो
तो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी चली जाएगी। कुछ मंत्रियों के टिकट काट दो, कुछ विधायकों के टिकट काट दो, तो एंटी इनकम्बेंसी चली जाएगी। लेकिन आप ठगते किसको हैं? ठग तो जनता को रहे ना। यदि आपकी सरकार की डिलीवरी ठीक है तो फिर आपको अपनी टीम को बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कोई सफल कैप्टन अपनी टीम को नहीं बदलता है, वो रिटेन करता है। और जब आप बदल रहे हैं अपनी टीम को राज्य के अंदर, तो इसका अर्थ है कि आपने फेलियर को मान लिया है। तो उत्तराखंड के लोग इतना अंतर समझते हैं कि ये हमारे आंखों पर पर्दा डालने के लिए हो रहा है या जो है राज्य की भलाई के लिए हो रहा है। तो पर्दा डालने के लिए, धूल झोंकने के लिए श्री धामी को लाया गया है। अब श्री धामी के पास इतना समय ही नहीं है कि कुछ कर सकें। 24,000 नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा भैया ये बता दो, 4.5 साल में 2400 दी हैं तो वो गिना दो ना पहले, तब तुम 24,500 दोगे। अब जो भी चीज़ कही जाए, वो चुनावी हिसाब से कुछ बातें कह दे रहे हैं। उनका मानना यह है कि जनता की स्मृति छोटी होती है, किसी तरीके से हो काम चला लो। इस समय जो है एक ही चीज़ में पारंगत है कि ऐसा लगता है खनन में माहिर है। क्योंकि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हों, मैदानी क्षेत्र हों, खनन इस समय बेतहाशा चल रहा है। और ये 4 पुलिया गिरी हैं, उन पुलियाओं के नीचे गिरने का कारण, पुलों के धंसने का कारण जो है उन क्षेत्रों का खनन पाया गया है। तो ये इस समय बिल्कुल खनन प्रिय सरकार और खनन प्रिय मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो आपका ये कहना है कि किस रूप में इसको नहीं, मुद्दा है इनकी अपनी गलतियों से है। अमित शाह जी एडवांस में तारीफ करके चले गए, लेकिन राज्य को एडवांस में सहायता नहीं देंगे और उल्टा ये कह गए कि 36 घंटा पहले हमने वार्निंग दे दी थी। यदि वार्निंग दे दी थी तो नैनीताल झील का पानी जो है सड़क के ऊपर फ्लो करके दुकानों में क्यों घुसा? झील टूटने की स्थिति क्यों आई? तराई के झीलों का पानी बिना वार्निंग के निकासी करनी पड़ी तुमको। रुद्रपुर सारा फ्लडेड हो गया, हमारा सितारगंज में गलियों तक पानी भर गया, चीनी राइस मिलों में पानी भर गया है, धान के खेत जो है डूबे पड़े हैं अभी तक, जो है दुकानों में लोगों के पानी है। तो जो ये स्थिति है, इतनी चिंताजनक स्थिति है, ये बताती है कि राज्य सरकार ने वार्निंग का कोई लाभ नहीं उठाया। ये एक बड़ा भारी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल फेलियर है राज्य सरकार का। दूसरी बात, आपदा प्रबंधन की बड़ी बात करते हैं। 1.5 दिन लगा, एक 8 फीट की पुलिया टूट गई, उसको पार करके गांव में दबे हुए लोगों को निकालने के लिए जाने में। तो ये कैसा आपदा प्रबंधन है भाई? जो काम एनसीसी वालों को सिखाया जाता है कि इसमें कैसे तुम रस्से डाल करके या लकड़ी डाल करके पार चले जाओगे, आपदा प्रबंधन की टीम दूसरी जगह बैठी रही वहाँ जाने के बजाय। तो क्या कल्चर डेवलप किया है आपने आपदा प्रबंधन का? कहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया? जिन लोगों ने केदारनाथ में इतनी बड़ी मदद की और वो लोग जो है आज लोगों की नज़र में उपहास के पात्र बन गए, ये है सरकार का देश। और अभी तक अहेतुक सहायता भी कई जगह नहीं बची थी। हमको धमकी देनी पड़ी, कहना पड़ा कि यदि सहायता नहीं बांटोगे तो हम 28 तारीख से को उपवास रखेंगे, और उपवास रखना पड़ेगा क्योंकि फेल हो गए हैं ये आपदा प्रबंधन में। सर, आपने ये तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस तो ये पूरी उम्मीद है कि कहीं न कहीं से एंटी इनकम्बेंसी और जो मुद्दे जो सामने आ रहे हैं, चाहे आपदा हो, इसकी वजह से सरकार बनाएंगे आप। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी एक प्रकार का कहीं न कहीं से काफ़ी अंतर्द्वंद है, आपसी टकराव भी है। पहले तो इससे कैसे कांग्रेस लड़ेगी? पृथ्वी जी, मैं ये स्पष्ट कर दूं, हम एंटी इनकम्बेंसी के बल पर ही चुनाव नहीं लड़ रहे। वो एक फैक्टर है, महंगाई एक फैक्टर है, बेरोजगारी एक फैक्टर है, लेकिन हम कुछ पॉजिटिव इश्यूज को लेकर के भी जा रहे हैं। हमने 2014 से 2016 तक उत्तराखंडियत के झंडे को ऊपर रखा। राज्य जिन उद्देश्यों को लेकर के बनाया गया, हमने उन उद्देश्यों को आगे रख करके राज्य को जो है सामान्य लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। अब ये लगाइए 3 साल के अंदर हमने 1,17,000
समाज कल्याण की पेंशनों को 7.5 लाख पहुंचाया। राज्य के पर कैपिटा इनकम में हमने 1.5 गुना वृद्धि की। राजस्व वृद्धि दर जिस राज्य के अंदर 5% से ज़्यादा नहीं थी, वहाँ हमने वार्षिक वृद्धि दर जो है 19.5% पर ला करके खड़ी की। मैं वो इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, विकास दर में हम राष्ट्रीय विकास दर से आगे थे निरंतर, 2014 में भी, 15-16 में भी, जबकि हमने इतनी बड़ी आपदा झेली थी। तो ये राज्य के लोगों का डिटर्मिनेशन था। हमने इतनी बड़ी त्रासदी आई जिसको एक सुनामी, हिमालयन सुनामी कहा गया, जिसने 75% हिस्से को ध्वस्त कर दिया, लेकिन 1.5 साल के अंदर उत्तराखंड के लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन करके दिखा दिया। केदारपुरी का स्वरूप पूरा बदल गया। तो ये उत्तराखंड है, और ये उत्तराखंड की क्षमता कांग्रेस के शासनकाल में आगे आई है। हम उनके आधार पर भी लोगों के पास जा रहे हैं। हम कहेंगे कि यदि हमने ऐसा किया है, हम महसूस करते हैं, आप महसूस करते हैं हमारी अप्रोच ठीक थी, आप महसूस करते हैं हमने उत्तराखंड के बुनियादी सवालों को उठाया, हमने पलायन आदि का समाधान निकालने का प्रयास किया, उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस को ढूंढ करके उनको इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया। आपकी जो बुनियादी यहाँ की परिस्थितियाँ हैं उनको समझ करके उसके अनुरूप सरकार देने दी, तो आप हमको वोट दीजिए। क्योंकि एक तरफ वो निकम्मे लोग हैं जो आपदा में भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 1.5 साल के अंदर पूरी तरीके से बर्बाद तहस नहस उत्तराखंड को और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था दोनों को खड़ा करने का काम किया। तो हम पॉजिटिव इश्यूज़ पर, अपने पॉजिटिव गेन्स पर लोगों के सामने जा रहे हैं, और उसके आधार पर हम उनके फेलियर्स को हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो विपक्ष का धर्म है, विपक्ष का कर्तव्य है। मतलब आप अपने 3 साल के शासनकाल की जो उपलब्धियां थी या जो आपने काम किया, वो कहीं न कहीं से जनता को पूरी तरह से फिर से बताने का प्रयास करेंगे, और कि हमने ये किया और इन्होंने आपदा के समय पर। देखो, मुझे पूरा विश्वास है कि 2017 में तो लोग, एक तो नई हमने कुछ शुरुआतें की थी, सब चीज़ें उतना असर, व्यापक असर कई चीज़ों ने डाला, कई चीज़ें नहीं भी डाल पाई थी, लेकिन उस समय मुद्दा कुछ दूसरा बना दिया गया था। 2016-17 में हिंदुत्व और मोदी जी दो ऐसे एक दूसरे से नॉन सेपरेबल इश्यूज बन गए थे। उसके आधार पर जो है हमारे जैसे राज्य के अंदर लोगों ने मोदी जी को वोट दे दिया। उस समय ये इशू कि हमारे कल्याण के लिए क्या किया जा रहा है, हमारे राज्य के लिए क्या किया जा रहा है, पलायन रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था को कैसे संवारा गया, वो इशू नहीं था। वो इशू अब लोगों के जहन में आ रहा है, क्योंकि अब कंपैरिजन करके देख रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि जिसको हमने डबल इंजन समझ करके वोट दिया, वो लोग 4.5 साल में हमको वो भी नहीं कर पाए जो एक सिंगल इंजन की सरकार ने करके दिखाया जी। तो इसलिए आज कांग्रेस के सामने अपॉर्चुनिटी है कि वो 2022 को जीते, और कांग्रेस उस अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए बिल्कुल डिटरमाइंड है। कांग्रेस के पास अपॉर्चुनिटी है, कांग्रेस डिटरमाइंड है, लेकिन कांग्रेस के अंदर की जो चीज़ें हैं उसमें आप इतने कद्दावर नेता हैं, आपकी जवाबदारी भी शायद कहीं न कहीं से बनेगी कि एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि बिखराव कहीं न कहीं से नजर आता है। ये और कहीं चुनाव में ना इसका असर हो। एक वो रहता है, मिथ है ये कि किसी का कद बड़ा है, बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर स्वर उड़ते हैं, प्रतिस्पर्धाएं भी होती हैं, सोचने का तरीका भी अलग अलग होता है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें स्वर उठते हैं, बातें उठती हैं, और ये ठीक है। अनुतोगत्वा हम लोग एक मकसद के लिए एक साथ आकर के खड़े हों, और खड़ा होने का प्रयास भी करते हैं, मगर इसमें चिंता हमको इसलिए नहीं है क्योंकि अब इस समय नैरेटिव ये नहीं है कि कांग्रेस के अंदर क्या है, नैरेटिव ये है कि राज्य की स्थिति क्या है और उस स्थिति का सॉल्यूशन किसके पास है। कांग्रेस के पास अनंतोगत्वा यदि कहीं मतभेद हैं तो कांग्रेस के पास ऐसे व्यक्तित्व भी तो हैं जो मंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में लोगों को दिखाई दे रहे हैं।
हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा योग्यता के आधार पर है और भाजपा के अंदर प्रतिस्पर्धा योग्यता के आधार पर नहीं है। हमारे पार्टी से कुछ लोग केवल इसलिए भाजपा में गए थे क्योंकि उनको लगा था कि भाजपा में नेता नहीं है, हम जाएंगे तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब उन बेचारों को खट्टे अंगूर 4.5 साल में समझ में आए तो बेचैन दिखाई दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस में और भाजपा में ये अंतर है कि भाजपा के पास आज भी ऐसे लोग नहीं हैं जो आगे सक्षम सरकार दे सकते हो, और कांग्रेस के पास ऐसे लोग हैं जो सक्षम सरकार दे सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो चले गए थे वो कुछ आना भी चाहते हैं, लेकिन आप फिल्टर लगा रहे हैं, तो इसमें क्या है? नहीं, फिल्टर करने की क्या? देखिए, जहाँ हमारी ज़रूरत होगी वहाँ लेंगे वापस, ऐसा नहीं है। हम्म। और जो जीत सकते होंगे दोनों क्राइटेरिया रखेंगे। जीतने की भी लेकिन जिन लोगों ने मेहनत करके पार्टी को इस लायक बनाया कि आज पार्टी में यह आकर्षण और स्थिति दिखाई दे रही है कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, तो उन लोगों को सबकी गर्दन तो नहीं कट जाने देंगे। भाजपा में तो भगदड़ है। आज भाजपा से यदि आज हम दरवाज़ा खोल दें तो कम से कम 20-25 पहलवान इंतज़ार भी नहीं करेंगे कि कोई आ जाइए भाई साहब कह दो करके, वो कूद पड़ने को तैयार है। ये पहलवान कौन है सर? सिटिंग विधायक कहेंगे यदि हमने सिटिंग विधायक भी हैं, यदि हमने सब आपको बता दिया तो फिर आगे के सवालों का कुछ पर्दे में रहने दो वाला भी तो होना चाहिए ना। कहा कि बीच में आपका एक स्टेटमेंट था कि दलित मुख्यमंत्री आप देखना चाहते हैं प्रदेश में, इसके पीछे क्या है सर? दलित किस इक्वेशन से दलित मुख्यमंत्री उत्तराखंड के केस में बन सकते हैं? किसी इक्वेशन का सवाल नहीं है। जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आपको सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ नेतृत्व भी खड़ा करना पड़ेगा। कांग्रेस ने खड़ा किया, बाबू जगजीवन राम से लेकर के सब दिग्गज लोग कांग्रेस के समय में आए। जब कांग्रेस की तूती बोलती थी तो राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया के साथ अकेले थे वो, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने तो अब के उसी तरीके से पंजाब जैसे प्रदेश के अंदर जो वहाँ के मिजाज के विपरीत हमने दलित मुख्यमंत्री बनाया। तो उत्तराखंड में भी ये पहल की जा सकती है। उत्तराखंड तो पहले भी समाज सुधार में आगे रहा है और ये तो सामाजिक न्याय का एक पहलू है। आप बिना नेतृत्व दिए सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं कर सकते हैं, नेतृत्व भी खड़ा करना पड़ेगा। और मैंने कहा मेरे जीवन काल में ये काम हो जाए तो मुझे बड़ा संतोष होगा। क्योंकि आपकी जो राजनीतिक जो डेप्थ है उसको देखते हुए और एक तरीके से आप मंझे हुए राजनेता हैं, तो ये माना जाता है कि आपने अगर कुछ बोला है, इस टाइप का स्टेटमेंट अगर ऐसा आया है, तो इसके पीछे जरूर कोई और भी राजनीतिक देखिए मेरे सामने ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरा पार्टी के अंदर ही कुछ स्थिति लोगों की, कई सारे मुख्यमंत्री के दावेदार या चूंकि देखिए एक कयास वर्ग एक कयास लगते रहेंगे, मगर ये भी सत्यता है कि हमारे सामने इस समय लक्ष्य पार्टी को और पार्टी के लिए एक सशक्त नैरेटिव तैयार करना है, और वो नैरेटिव सामाजिक न्याय और गरीब का उत्थान है। हम उस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यदि हमारे हाथ में सत्ता होती तो हम गरीबों को जो है पेंशन देते, घर बैठे पेंशन देते, क्योंकि गरीबी पर हमला जारी रहना चाहिए। सामाजिक न्याय को निरंतर आगे बढ़ना चाहिए जब तक समतावादी समाज नहीं बन जाता। आपने ये भी कहा सर कि मैं चुनाव लड़ूं तो कैसे लड़ूं, इसके पीछे क्या क्यों आपने ऐसा कहा? कि नहीं, मैंने नहीं कहा कैसे लड़ूं। खुद भी मुख्यमंत्री के नहीं, मैंने कैसे स्वाभाविक दावेदार हैं, आपने कभी कहा नहीं ना पार्टी ने कहा। मैंने कैसे लड़ूं नहीं कहा, मैंने कहा लड़ने के लिए बड़ा पैसा वैसा चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं। हाँ, और जो देने वाले थे वो सब भाग गए, इधर पल्ला झाड़ गए, तो अब कहाँ से, मेरे पास तो कुछ है नहीं। मैंने कहा कैसे लड़ूंगा, और फिर पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे जी। अब पार्टी कह नहीं रही है तो तब तक मैं खुद ही कहूँ कि साहब मेरी शादी कर दो, तो वो तो ठीक नहीं है ना। जब वो कहेंगे शादी करनी है तुम्हारी, तो अब देखेंगे। इसका मतलब आप अपने आप में एक स्वाभाविक दावेदार हैं। ये मैसेज क्यों जा रहा है कि कहीं ना कहीं से हरीश रावत या तो दलित मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, या कुछ इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक स्ट्रेटेजी हो सकती है आपकी, ये भी माना जा रहा है ऐसा? वैसे आपका
आपका आपका आपकी बॉल जो है हाफ स्पिन हाफ फास्ट है। सर थोड़ा सा पंजाब के संबंध में जानना चाहेंगे कि पंजाब में इतने कई महीनों से कुछ गतिविधियां इस तरीके से जो चली हैं, उस दौरान आपने बखूबी पंजाब को संभालने का प्रयास किया, जो भी रहा, लेकिन आज की तारीख में जो मुख्यमंत्री बदले के, क्या वाकई में कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलने का टाइम ये उचित था? बिल्कुल उचित था। अमरिंदर सिंह जी को हम कई समय से, लंबे समय से समझा रहे थे कि आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, आप अकाली एजेंडा, लोग कहते थे कि साहब ये तो अकाली दल 3 की सरकार है, लोग ये कहते थे कि जो है ये तो भाजपा के खिलाफ कुछ करेंगे नहीं क्योंकि ये दबे हुए हैं भाजपा से, और वो सिद्ध हो रहा है। जो उस समय लोग कहते थे आज सिद्ध हो रहा है। अमित शाह जी से मिलने के बाद जिस तरीके से भाजपा का मुखौटा बनने के लिए अमरिंदर सिंह जी तैयार हो रहे हैं, तो उससे सवाल ये उठा है कि ये समय अप्रोप्रिएट था या नहीं था, मगर ये सवाल जरूर उठा है कि कांग्रेस ने ठीक बदला। तो कांग्रेस को ये समझने में 4.5 साल लग गए। देखिए, आप एक पार्टी के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े रहे थे। अमरिंदर सिंह एक प्रकार से प्रतीक बन गए थे पार्टी के। ये उनको सोचना चाहिए था कि अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं पार्टी को मॉर्गेज कर दे रहा हूँ, पार्टी की संघर्ष की ताकत को ख़त्म कर दे रहा हूँ, पार्टी के कैडर को ख़त्म कर दे रहा हूँ। जो मुख्यमंत्री 4.5 साल में सचिवालय न गया हो जी, तो हरीश, यदि लोग ये समझते हैं कि हमने निर्णय लिया तो मुझे उस निर्णय, मैं समझता हूँ वो सही निर्णय लिया। लेकिन उसके बाद एक पंजाब का एक ऐसा माहौल बन गया है, जैसे सुनील जाखड़ हो गए, रंधावा जी हो गए, चन्नी जी हो गए, या फिर पीसीसी प्रेसिडेंट वर्तमान में सिद्धू साहब हैं, ये कहीं ना कहीं सब अलग अलग धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। ये तो पहले से धड़ों में बटे हुए थे। तो ऐसे में पार्टी कैसे सामना चलेगी? ये चलता है, जहाँ योग्य लोग होते हैं वहाँ धड़े भी होते हैं, लेकिन उनकी फॉलोइंग होती है, लेकिन फिर जुटेंगे तो शक्ति भी दिखाई देती है। सिद्धू जब एक बयान सरकार के पक्ष में देते हैं तो उस दिन लोगों को लगता है कि सरकार, कांग्रेस की जीत का प्रतिशत जो है 50% से ऊपर आ गया है। तो ये शो करता है कि हमारे पास कैपेबल लीडर्स हैं। चेन्नई के लिए इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने उसकी तारीफ में लिखा है, तो इसका मतलब है कि चॉइस ठीक थी। अब वो दोनों को समझना है कि वो किस तरीके से अपनी ट्यूनिंग ठीक कर सकें ताकि पार्टी जीत भी सके और भविष्य में वो सरकार का संचालन कर सकें। जी, तो आप मानते हैं कि सिद्धू जी के नेतृत्व में पार्टी जो है दोबारा सत्ता में आ जाएगी? श्री सिद्धू और चन्नी के नेतृत्व में पार्टी निश्चित तौर पर सत्ता में आएगा। अब उत्तराखंड में पूरी तरह से फोकस कर दिया है। आपका कहना है कि सिद्धू जी और चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस दोबारा पंजाब में सत्ता आएगी। वहीं हरीश रावत जी को पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस की वापसी होने वाली है। कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के लोग एक हैं चुनाव लड़ने के लिए, और कांग्रेस को दोबारा 2022 में सत्ता में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। पृथ्वीराज सिंह, द प्रिंट के लिए, देहरादून से।